एक बार वापस से दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपसे स्पष्ट एक तरीके से शब्दों में समझना चाहेंगे कि क्या बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। दीपक, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला तो ये है कि जो राज्य कर्मचारी जिनको 28 साल की सर्विस पूरी होने पर पेंशन का फ़ायदा मिलता था, अब उनको 3 साल का बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अगर किसी की नौकरी उम्र के उस पड़ाव पे लगी है जो रिटायरमेंट की एज तक भी 28 साल की नौकरी नहीं कर पाते, 25 साल की नौकरी में रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। 3 साल की रियायत दी गई है। 28 साल की जगह 25 साल की सेवा पूर्ण होने पर पूरी पेंशन मिल सकेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिल सकेगा। कई बार जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपने सहयोगी के लिए, परिचारक के लिए या नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको इस 10% बढ़ोतरी से कुछ हद तक भरपाई हो सकेगी, ऐसा सरकार का मानना है। देखिए, आज व्यापारियों के साथ में बैठक का, उनके जो मंडी प्रांगण में शिलान्यास का काम हो या फिर कर्मचारियों के बीच में, मजदूरों के बीच में, जो श्रमिक संगठन होते हैं उनके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए, उन्होंने दोनों जगह सामाजिक सुरक्षा पर फोकस किया। और जब राज्य कर्मचारियों को 28 की बजाय 25 साल में अगर पेंशन मिल रही है तो यह सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा जरिया है। इसके साथ में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके स्पेशल पे में बढ़ोतरी हुई है। स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में जो एनोमलीज थी उनको दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने रिटायर्ड आईएएस खेमराज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की सिफारिशें जो आई हैं उनको कैबिनेट ने मंजूर करके मोहर लगा दी है। साथ में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं सरकार की तरफ से, उन पर कई बार ऐसा होता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, खाली पद दूसरे कैटेगरीज के अभ्यर्थियों से भर लिए जाते हैं। उस प्रक्रिया को सरकार ने रोक दिया है, विराम लगाया है। 3 साल तक ऐसी वैकेंसीज जो ओबीसी या एमबीसी के लिए हैं, उनको अगर खाली रखा जाता है, किसी कारण से भर्ती नहीं होती, तो उनको 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा खाली पोस्ट को, यानी हर बार अगली वैकेंसी में वो शामिल हो सकेंगी। इसके साथ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अग्रिम वेतन बढ़ोतरी का पूरा लाभ मिलेगा। कई बार इसको लेकर के मांग उठी है चिकित्सा अधिकारियों की तरफ से, उसके ऊपर सरकार ने ये मंजूरी दी है। एक अभियोजन सेवा में एक और अतिरिक्त पदोन्नति मिलने का बात आई थी, उसका भी आज प्रस्ताव था, उस पर मोहर लगा दी गई है। अतिरिक्त निदेशक के पद पर यह पदोन्नति हो सकेगी और इससे L20 से L21 का जो पे लेवल है उसमें पदोन्नति का अवसर इन लोगों को मिल सकेगा। साथ में जो नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और पदनाम, ये जो वर्क चार्ज एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। जो इसकी भाषा को अगर हम समझें तो राजस्थान सिविल सर्विसेज रिव्यू सैलरीज़ के जो रूल्स हैं 1989, 98, 2008 और 2017 के, उनमें संशोधन किया है। जो वर्क चार्ज कर्मचारी होते हैं उनको नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतनमान भी मिलेगा और उनका पदनाम, यानी जिस पद पर वो काम कर रहे हैं उस डेजिग्नेशन का नाम भी रेगुलर कर्मचारी के समान ही मिलेगा। 4 सेवा नियम कार्मिक विभाग की अधिसूचना में शामिल कर लिए गए हैं। इनमें मत्स्य राज्य अधीनस्थ सेवा नियम है, साथ में राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम है, मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम है और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा। तो ये एजुकेशन से जुड़े हुए, इसमें 2 सर्विस रूल्स हो गए हैं। जो 2 विभाग हैं वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसमें एक उच्च शिक्षा का भी विभाग है। एक महत्वपूर्ण बात, जो दौसा का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम पंडित नवल किशोर शर्मा के ऊपर होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे नवल किशोर शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस बात की घोषणा भी की थी। आपको ध्यान होगा एक कार्यक्रम में पंडित नवल किशोर शर्मा को याद करते हुए कार्यक्रम मनाया गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने इसका वादा किया था और आज इस पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। साथ में रैगर समाज और गुर्जर समाज के लिए अलग अलग जगह जमीन आवंटित की जानी थी। रैगर समाज के लिए बीकानेर यूआईटी की तरफ से प्रस्ताव था, समाज की मांग थी, और गुर्जर समाज के लिए भीलवाड़ा में एक हॉस्टल की ज़मीन के लिए डिमांड थी। दोनों मांगों पर कैबिनेट ने, जो कैबिनेट मेमो था उसमें मोहर लगा दी है और इन सब मांगों को मंजूर कर दिया है। इसके साथ में आप देखिए दीपक,
जो आंधी अंधड़ से किसानों को, पशुपालकों को नुकसान हुआ है, उस पर बातचीत हुई है कैबिनेट की बैठक में। उस पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपदा राहत विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसमें तकरीबन 8.5 करोड़ का बजट पहले ही सरकार की तरफ से मंजूर होने की बात कही गई है और ज़रूरत के मुताबिक इस बजट में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा मुख्यमंत्री ने भी मंशा जताई पिछले दिनों निर्देश देते हुए, और कैबिनेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी यही मंशा है। इस बैठक के बाद में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा थोड़ी देर में शायद हो सकता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं इस दौरान वो बैठक शुरू भी हो चुकी होगी, जिसमें रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। मंत्री परिषद के सभी साथियों से आगामी रणनीति पर, सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने पर, संगठन की मजबूती पर और फाइनल अगर लक्ष्य देखा जाए, इनका अंतिम लक्ष्य देखा जाए तो चुनाव कैसे जीता जाए, उसकी रणनीति के ऊपर अलग अलग लोगों से रायशुमारी की जाएगी, बातचीत की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 1 to 1 होगी वो रायशुमारी, उसी बैठक के दौरान होगी, लेकिन उस बैठक को तब रूप उसका अनौपचारिक हो जाएगा। ना वो मंत्री परिषद की बैठक कहलाएगी, ना कैबिनेट की बैठक, बल्कि मंत्रियों के साथ प्रभारी और पीसीसी चीफ का संवाद उसे कहा जा सकता है। जी दीपक। शशि, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे इस बात का कि सामाजिक सुरक्षा की जो बात है वो लगातार मुख्यमंत्री करते हैं। आज व्यापारियों के साथ में मंडी प्रांगण में भी उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की और उसके बाद में इंटक के कार्यक्रम में भी की। तो मोटे तौर पर माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से भी लगातार उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक्ट बनाया जाना चाहिए केंद्र सरकार को, तो ऐसे में जो 28 साल की जो सेवा काल था उसको घटाकर 25 किया गया, तो उसी को जोड़ते हुए देखा जाए इसे। बिल्कुल दीपक, ये फैसला जो राज्य कर्मचारियों के लिए लिया गया है वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ही आता है। और जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाया जाना चाहिए, तो उनकी कोशिश ये होती है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए देश भर में इस तरीके का कानून लाने का। आप देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान में ऐलान की गई पिछले बजट में, यानी साल 2022-23 के लिए जो बजट था, उस बजट में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, उसके बाद में कर्नाटक का चुनाव हुआ। दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया, अपनी बातों में, भाषणों में इस बात को शामिल किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, और यह केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का एक जरिया था। यही कारण है कि पेंशन जैसे बहुत संवेदनशील विषय पर, देखिए, भले ही राज्य कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन प्रदेश में जो राज्य कर्मचारी हैं, ऐसा माना जाता है कि वो भी सरकार के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक माहौल बनाने में भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कैसे उनको सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संभवतः ये फैसला लिया गया होगा, जिससे जो भी कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आते हैं, 25 साल की सेवा के बाद पेंशन का लाभ ले पाते हैं, उनके परिवार भी सरकार के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे और कहीं जब चर्चा होती होगी तो वो सरकार के प्रति अपना सकारात्मक नज़रिया रखेंगे, जिससे आम राय का निर्माण होता है। जब आम राय की बात आती है तो कई बार आप देखिए कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा लक्ष्य होते हैं, और यही कारण है संभवतः कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के उस वर्ग को साधने की कोशिश की जो 25 साल की सेवा में ही राज्य सरकार की सर्विस से रिटायर होता है। तो सामाजिक सुरक्षा का तो एक पहलू है ही इसमें, साथ में ऐसे मुद्दों को लेकर भी भविष्य में केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली जाएगी और केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा। चुनावी वर्ष है, भले ही चुनावी वर्ष हो, लेकिन इस तरीके के फैसले लोगों के दिल के करीब होते हैं, और इसलिए आने वाले समय में इसी लाइन और लेंथ पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई दिखाई देगी। जी दीपक। जी शशि, आप अभी बता भी रहे थे कि मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान भी जो चर्चा है वो जिस तरीके से पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई या फिर जो आंधी तूफान का जो मामला सामने आया उसको लेकर भी चर्चा संभव है उस कैबिनेट की बैठक में, तो ऐसे में आने वाले दिनों में उसको लेकर भी कोई फैसला देखने को मिल सकता है सरकार का चर्चा के बाद? देखिए, जब आंधी आई कई जगह नुकसान हुआ, ये बात सही है कि बिजली विभाग में भी नुकसान हुआ, और एक मोटे अनुमान की बात माने तो सरकार ने अलग अलग तरीके से बिजली बचाने में तकरीबन 270 करोड़ रुपए बचाए हैं, लेकिन जो अंधड़ आया है उसमें बिजली विभाग को, अकेले ऊर्जा विभाग को 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये बात सही है कि सरकार के नुकसान की भरपाई भी किसी तरीके से करने की कोशिश की जाएगी, कहीं और बचत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो किसानों को नुकसान हुआ, जो पशुपालकों को नुकसान हुआ,
उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। इस सब के ऊपर आपदा राहत विभाग के इस प्रेजेंटेशन में बात रखी गई है। सरकार की तरफ से संभवतः मंजूरी भी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री खुद पिछले दिनों इस पर बात कह चुके हैं कि जो नुकसान हुआ है सरकार यथासंभव भरपाई करने की कोशिश करेगी। वो भरपाई किस तरीके से होती है, अगर किसी परिवार का व्यक्ति चला गया है और वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दुर्घटना बीमा के दायरे में बीमित है, रजिस्टर्ड है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंप में करा लिया है, तो उसके परिवार को हो सकता है 10 लाख रुपए तक की आर्थिक इमदाद मिल जाएगी। और इस तरीके से सरकार ये तो कोशिश करेगी, और जो बीमित नहीं होंगे उनके बारे में भी सरकार की कोशिश रहेगी कि संवेदनशील नज़रिए के साथ में, उस अच्छी अप्रोच के साथ में कि पीड़ित परिवार को थोड़ा राहत मिल सके, इस नज़रिए के साथ में सोचा जाएगा। लेकिन किसानों और पशुपालकों जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिनके छप्पर के अगर मकान हैं तो उनका नुकसान हुआ है, और अगर किसी के पशुओं का नुकसान हुआ है तो उसके ऊपर भी सरकार का फोकस है कि उन लोगों की नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है। जी दीपक। शशि, अभी आपने जिक्र किया, देखिए जो कर्मचारियों को बात थी कि चुनावी साल है, तो ऐसे में कर्मचारियों को मतलब साधने की कोशिश भी सरकार ने अपने इस फैसले के जरिए की है, जो उनके सेवाकाल में पेंशन की जो फैसला 25 साल किया गया है। तो ऐसे में क्या जो ये जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जो फैसला किया गया है कि उनकी उपलब्धता नहीं होती है, उनके लिए जो नौकरियां निकाली गई है उसमें, तो ऐसे में 3 साल तक उसे आगे अग्रेषित किया जाएगा, तो ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में क्या उन तबके को भी साधने की कोशिश इस फैसले के जरिए समझी जाए? देखिए दीपक, ये पिछले दिनों अलग अलग बातचीत के दौरान बात आई कि किसी भी जाति को जब आरक्षण दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जा सकता है क्या। हालांकि आरक्षण की एक सीमा थी, 50% का बैरियर था, लेकिन ईबीसी को, एमबीसी को, अलग अलग वर्गों को जो आरक्षण का दायरा तोड़ते हुए, जो 50% का बैरियर तोड़ते हुए जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया। तो ऐसी सब बातों को देखते हुए ओबीसी और एमबीसी किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का पसंदीदा वर्ग हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि इन वर्गों की एक बड़ी जनसंख्या है, और उस वर्ग की बड़ी जनसंख्या को कैसे साधा जा सकता है। वो जनसंख्या केवल आप सरकारी नौकरी के आवेदक के रूप में मत देखिए। जब राजनीतिक पार्टी के नज़रिए से देखेंगे तो पार्टी को एक व्यक्ति में एक वोट दिखता है, और उन वोटों को कैसे साधा जा सकता है। बड़ी संभावना यही है कि इस लक्ष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ओबीसी और एमबीसी के जो रिजर्वेशन की स्थिति है, आप देखिए कि ओबीसी को 21% रिजर्वेशन, एससी और एसटी का 12 और 16% रिजर्वेशन। तो उस रिजर्वेशन के बाद में भी अगर कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाता और दूसरी कैटेगरी से वो पद भरा जाता है, तो उस कैटेगरी के व्यक्तियों को नुकसान होता है। ऐसी शिकायतें सरकार के पास में आई, ऐसी मांग सरकार के पास में आई, और आपको ध्यान होगा पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी इस मुद्दे को पिछले दिनों उठा चुके हैं, ओबीसी कमीशन में भी गए। हालांकि उनका मुद्दा जातिगत जनगणना कराने का भी था, लेकिन ओबीसी वर्ग को, एमबीसी वर्ग को कैसे साधा जा सकता है, उसका एक पहलू ये हो सकता है कि जो खाली वैकेंसीज रह जाती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उनको आगे खाली रखा जाए, जिससे कि अगले 3 साल के अंदर जब भी वैकेंसी आती है तो उन पदों को भरा जा सके। अब तकनीकी पहलू ये है कि ये 3 साल क्या 3 कैलेंडर ईयर माने जाएंगे या 3 वैकेंसी के साइकिल ईयर माने जाएंगे, इसके ऊपर आगे जब पूरी इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी बात नियम बन जाएंगे, तब स्थिति स्पष्ट होगी कि ये कैलेंडर ईयर की बात की जा रही है या फिर इसमें एक जो रिक्रूटमेंट साइकिल होता है उसकी बात की जा रही है। जी दीपक। चलिए शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।